जय हिंद साथियों। तो जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही थी तो उसी क्रम में हम लोग BCS 185 उद्यमिता यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे और प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप लोग इस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं, गेस्ट पेपर में आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने अलग करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बार बार पूछे जाते हैं उनको हमने एक पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। तो उस गेस्ट पेपर को आप लोग सिंपली क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आना है, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कोड पे जाना है और अपना पेपर कोड टाइप करना है BCOS 185। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में गैस पेपर मिल जाएगा। तो इसमें भी आप डाउनलोड करना चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप आइकन पर क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सअप को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लोग इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के विभिन्न कारकों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है उसके कौन कौन से विभिन्न कारक होते हैं उसकी उदाहरण सहित हमको व्याख्या करनी है। यानी कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर किसी परियोजना की समग्र योजना, संचालन, वित्तीय आवश्यकताओं, तकनीकी पक्षों और संभावित लाभों का पूर्ण विवरण होती है। यह रिपोर्ट किसी परियोजना के कार्यान्वयन से पूर्व तैयार की जाती है ताकि नीति निर्माता, निवेशक और वित्तीय संस्थाएं परियोजना की व्यवहार्यता को समझ सकें। निम्नलिखित प्रमुख कारक जो डीपीआर में सम्मिलित होते हैं, जिसमें हमारा पहला कारक है परियोजना का उद्देश्य और विवरण। तो सबसे पहले विस्तृत परियोजना समझ लेते हैं डीपीआर क्या होता है। डीपीआर वो होती है, कोई एक तरह की फाइल होती है जिसमें समग्र योजना, संचालन, वित्तीय आवश्यकता, तकनीक पक्ष कौन कौन से लगेंगे वो चीजों का विवरण होता है। यह रिपोर्ट जो होता है किसी परियोजना की कार्यान्वयन से पूर्व तैयार की जाती है ताकि नीति निर्माता, निवेशक और वित्तीय संस्थाएं परियोजना की जो है व्यवहार्यता को समझ सकें। तो सबसे पहला आता है इसका कारक परियोजना का उद्देश्य और विवरण, यानी कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। तो यह भाग परियोजना की मूल अवधारणा और लक्ष्यों को स्पष्ट करता है। इसमें यह बताया जाता है कि परियोजना क्यों है, क्यों आवश्यक है और उसके माध्यम से किन किन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि डेयरी परियोजना शुरू की जा रही है तो इसका उद्देश्य होगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना और दूध उत्पादन को बढ़ाना। तो यानी कि परियोजना का उद्देश्य इसमें पता चलता है कि यानी कि यह परियोजना क्यों आवश्यक है और इसके माध्यम से किन किन सुविधाओं या समस्याओं का समाधान होगा। इसके बाद दूसरा है बाजार विश्लेषण और मांग पूर्वानुमान, यानी कि मार्केट एनालिसिस एंड डिमांड फोरकास्ट। इस खंड में लक्षित बाजार, उपभोक्ताओं की आवश्यकता, प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला का विश्लेषण और भविष्य की मांग का अनुमान दिया जाता है। उदाहरण के लिए डेयरी उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह दर्शाया जा सकता है कि आने वाले 5 वर्षों में दूध और दही की मांग में 15% तक की बढ़ सकती है। यानी कि इसमें क्या होता है, दूसरे कारक में बाजार का विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस किया जाता है और जो है डिमांड फोरकास्ट किया जाता है, यानी कि मांग का पूर्वानुमान किया जाता है। इसके बाद तीसरा इसी में आ जाता है आपका तकनीकी विवरण, मतलब कि टेक्निकल डिटेल्स। इस भाग में उत्पादन प्रक्रिया, आवश्यक मशीनरी, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि भवन, ऊर्जा और जल की आवश्यकताओं को दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए 500 लीटर दूध प्रतिदिन प्रोसेसिंग के लिए पाश्चराइजर, होमोजेनाइजर, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि की आवश्यकता होती है इसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज जो तकनीकी चीजें होती हैं वो सब भी इसमें जोड़ी जाती हैं। इसके बाद है स्थान का चयन, साइट सिलेक्शन। परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें परिवहन, कच्चे माल की निकटता, श्रमिक उपलब्धता और पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए डेयरी फार्म गांव के समीप स्थापित किया जाएगा जहां चारा उपलब्ध है और बिजली की भी सुविधा होती है। इसके बाद है संगठनात्मक ढांचा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यह भाग परियोजना के संचालन के लिए मानव संसाधनों और प्रबंधन की रूपरेखा बताता है। यानी कि परियोजना प्रमुख कौन होगा, उत्पादक प्रबंधक कौन होगा, विपणन अधिकारी कौन होगा, तकनीकी सहायक कौन होगा
आदि पद निर्धारित किए जाते हैं इसमें। इसके बाद है वित्तीय विश्लेषण, मतलब कि फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इसमें पूंजी लागत, संचालन लागत, आय और व्यय का अनुमान, लाभ हानि विवरण, नकदी प्रवाह, कैश फ्लो और पुनर्भुगतान योजना यानी कि रीपेमेंट शेड्यूल का आकलन किया जाता है। जैसे डेयरी परियोजना के लिए 20 लाख की कुल लागत बताई जा सकती है, जिसमें 12 लाख मशीनरी पर, 8 लाख भवन निर्माण पर खर्च होगा। लाभ यहाँ पर 5 लाख प्रति वर्ष अनुमानित होता है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वो भी उसी में आता है। इसके बाद है जोखिम विश्लेषण और प्रत्युत्तर यानी कि रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन। इसमें संभावित जोखिम जैसे बाजार में मूल्य घटाव, कच्चे माल की कमी या प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों को चिन्हित किया जाता है और समाधान भी बताए जाते हैं। यदि दूध की मांग कम होती है तो छाछ या पनीर जैसे वैकल्पिक उत्पादों का उत्पादन शुरू किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं नियामक और पर्यावरणीय मंजूरी या रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल अप्रूवल्स। परियोजना से जुड़ी कानूनी औपचारिकताओं और पर्यावरणीय प्रभावों का उल्लेख इस भाग में किया जाता है। जैसे डेयरी फार्म को स्थानीय ग्राम पंचायत और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। तो ये डीपीआर में क्या चीज, ये डीपीआर में ये सारी चीजें वर्णित होती है, एक प्रकार की फाइल होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर निष्कर्ष हम देंगे। तो डीपीआर एक निवेश निर्णय का आधार होती है। इसमें सभी पहलुओं की विस्तृत व्याख्या कर परियोजना की व्यवहार्यता प्रमाणित की जाती है। एक सुसंगठित डीपीआर किसी भी परियोजना की सफलता की नींव होती है, यानी जितनी डीपीआर अच्छी होगी उससे जो आपको जो है लोन वगैरह जो भी है मिल सकता है अच्छे से। इसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है स्टार्टअप क्या है। भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। किसी भी स्टार्टअप की सफलता की कहानी की व्याख्या कीजिए। तो स्टार्टअप एक नवाचार आधारित उद्यम है जिसमें आमतौर पर एक नया विचार, उत्पाद या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। यानी कि स्टार्टअप एक प्रकार का उद्यम होता है जिसे आमतौर पर एक उत्पाद या सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया जाता है। यह पारंपरिक व्यापार से अलग होता है क्योंकि इसका मुख्य लक्ष्य तीव्र विकास होता है, नवीनता और तकनीकी समाधान प्रदान करना होता है। स्टार्टअप की शुरुआत अक्सर सीमित संसाधनों, कम पूंजी और छोटे टीम से होती है, परंतु इनका लक्ष्य बड़े स्तर पर विस्तार और प्रभाव डालना होता है। तो भारत में स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप हमेशा जो है छोटी सीमित संसाधनों से शुरू होता है, परंतु इसका जो लक्ष्य होता है वो बड़े स्तर पर प्रभाव डालना होता है। तो भारत में स्टार्टअप के सामने आने वाली चुनौतियां। तो भारत में स्टार्टअप का परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है, फिर भी कई चुनौतियां हैं जो इनकी राह में बाधा बनती हैं। तो सबसे पहले वित्तीय संसाधनों की कमी, यानी कि स्टार्टिंग में इनके पास पूंजी नहीं होती है। पूंजी ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। बहुत सी स्टार्टअप पर्याप्त निवेश नहीं मिलने के कारण शुरुआती वर्षों में ही बंद हो जाते हैं। इसके बाद है अनुभव और मार्गदर्शन की कमी होती है। तो कई युवा उद्यमियों के को व्यावसायिक अनुभव या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिससे वे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसके बाद है सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता, यानी कि यद्यपि भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, फिर भी कानूनी और कर संबंधित प्रक्रियाएं अब भी बहुत जटिल है और समय लेने वाली हैं। इससे जो है जो स्टार्टअप शुरू करता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद है प्रतिस्पर्धा और बाजार में स्थान बनाना। बाजार में पहले से मौजूद बड़े बड़े ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करना एक बड़ी चुनौती है। ग्राहकों का भरोसा जीतना कठिन होता है। तकनीकी अवसंरचना और कौशल की कमी, यानी ग्रामीण या टीयर 2 टीयर 3 शहरों में तकनीकी संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होती है। इसके बाद यहाँ पर स्टार्टअप की सफलता की कहानी। तो यहाँ पर बायजूस की कहानी हम लोग देख लेते हैं। जो बायजूस आपकी एयरटेक कंपनी थी, लेकिन अब तो ये कंपनी दिवालिया की ओर आ चुकी है। स्टार्टअप ये भी एक तरीका था जिसमें रविंद्रन ने 2011 में शुरू किया था। इसमें क्या था? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना था। ये विशेषकर K-12 या प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT, JEE, नीट, कैट आदि की तैयारी के लिए। सफलता के क्या कारण थे? नई सोच और टेक्नोलॉजी का उपयोग। बायजूस ने वीडियो लेक्चर और एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाई को रोचक और इंटरेक्टिव बनाया, जिससे छात्रों को जटिल विषय समझने में आसानी हुई। इसके बाद व्यक्तिगत सीखने की प्रक्रिया। इसकी ऐप छात्रों को सीखने की गति के अनुसार कंटेंट प्रस्तुत करती है, जिससे बेहतर समझ विकसित होती है। इसके बाद है निवेश और विस्तार। तो इस स्टार्टअप ने वैश्विक निवेशकों से भारी निवेश प्राप्त किया, जिससे यह तेजी से भारत सहित अन्य देशों में भी फैला था। कोविड-19 के दौरान अवसर, महामारी के दौरान स्कूल बंद होने के कारण बायजूस की सेवाओं की मांग में भारी वृद्धि हुई, जिससे इसके यूजर्स और राजस्व में बूम आया था। इसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं।
तो स्टार्टअप भारत में नवाचार और रोजगार का नया स्रोत बन चुके हैं, यानी कि स्टार्टअप जो है जो भारत में एक नए रोजगार के रूप में उभरे हैं। हालांकि इनकी सफलता के लिए पूंजी, मार्गदर्शन, नीति समर्थन और तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता है। यदि इनकी सफलता चाहते हैं तो इसके लिए पूंजी भी आवश्यक होनी चाहिए, मार्गदर्शन कोई करने वाला होना चाहिए, और जो सरकार की तरफ से नीतियां चलती हैं वो भी इनके समर्थन में होनी चाहिए। बायजू जैसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि सही सोच, नवाचार और समय के अनुरूप कदम उठाने से कोई भी स्टार्टअप वैश्विक स्तर पर सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि सरकार, निवेशक और समाज मिलकर स्टार्टअप्स को सहयोग दें तो भारत आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में अंतर स्पष्ट कीजिए। उद्यमिता विकास के लिए विभिन्न वित्तीय व गैर वित्तीय संसाधनों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो किसी नए व्यापार, उत्पाद या सेवा की शुरुआत करता है। वह स्वयं पूंजी लगाता है, जोखिम उठाता है और एक नया उद्यम स्थापित करता है। यानी कि इंटरप्रेन्योर में सिर्फ एक ही व्यक्ति या फिर दो व्यक्ति हो सकते हैं। इसके बाद आता है इंट्राप्रेन्योर। इसमें इंट्राप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो किसी संस्था या संगठन के अंदर रहते हुए नवाचार करता है या नया उत्पाद बनाता है, सेवा या प्रक्रिया विकसित करता है, लेकिन इसका स्वामित्व संगठन का होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं जोखिम उठाने की क्षमता। तो सबसे पहले देखते हैं जोखिम उठाने की क्षमता। इंटरप्रेन्योर में उच्च जोखिम उठाता है क्योंकि वह खुद की पूंजी निवेश करता है और उद्यम का पूरा स्वामित्व उसका ही होता है। यानी कि इंटरप्रेन्योर जो होता है वो पूरी जोखिम उठाता है, जबकि जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो सीमित जोखिम उठाता है, क्योंकि उसका जो जोखिम है वो कंपनी उठाती है। यानी कि वो तो किसी कंपनी का कर्मचारी है, तो उसकी जो भी जोखिम होगा वो कंपनी उठाएगी। ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता देखें तो इंटरप्रेन्योर पूरी तरह स्वतंत्र होता है और जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो संगठन के नियमों और संरचनाओं के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसके बाद आते हैं संसाधन। इसमें तो इंटरप्रेन्योर के पास संसाधनों की व्यवस्था स्वयं करता है, जबकि इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों का उपयोग करता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाने और उद्यम को बढ़ाने के लिए। और इंट्राप्रेन्योर का उद्देश्य होता है संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार लाने के लिए। इसके बाद आते हैं उद्यमता विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की व्याख्या। तो सबसे पहले व्यक्तिगत बचत नए उद्यम के लिए सबसे सामान्य प्रारंभिक वित्तीय स्रोत होता है। इससे उद्यमों को आरंभिक लागत जुटाने में मदद मिलती है। यानी कि हमको अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना है सबसे पहले हमको पर्सनल सेविंग्स करनी होगी। इसके बाद है मित्रों और परिवार से ऋण ले सकते हैं। यह बिना ब्याज और कम ब्याज पर मिलता है, जिससे उद्यमी शुरुआती चरण में पूंजी जुटा सकता है। इसके बाद बैंक ऋण आप ले सकते हैं, वेंचर कैपिटल ले सकते हैं। यह एक ऐसे निवेशक होते हैं जो उच्च संभावनाओं वाले स्टार्टअप में पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी के साथ मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, एसआईडीबीआई आदि योजनाओं के माध्यम से ऋण और अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे व्यक्तिगत निवेशक जो स्टार्टअप में शुरुआती पूंजी निवेश करते हैं। ये आमतौर पर अनुभवी उद्यमी होते हैं। इसके बाद आती है इक्विटी फंडिंग। स्टार्टअप अपने शेयर बेचकर पूंजी जुटाते हैं। इसमें निवेशक कंपनी में हिस्सेदारी प्राप्त करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं उद्यमता विकास के लिए गैर वित्तीय संसाधनों की व्याख्या। प्रशिक्षण और विकास, यानी कि अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपको जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अच्छे से होनी चाहिए, यानी कि आपका जो प्रशिक्षण और विकास अच्छे से होना चाहिए। व्यवसाय शुरू करने, योजना बनाने, विपणन लेखन आदि की जानकारी देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे एमएसएमई प्रशिक्षण केंद्र। इसके बाद है मेंटोरशिप और मार्गदर्शन। अनुभवी उद्यमी संस्थाओं और सलाहकारों द्वारा सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। इसके बाद है नेटवर्किंग अवसर। विभिन्न सम्मेलनों, व्यापार मेलों और सेमिनारों में भाग लेने से उद्यमी अनेक व्यवसायों से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके बाद आता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर्स। तो ये संस्थाएं शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स का कार्यालय स्थान, संसाधन, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराती है। इसके बाद है कानूनी और नियामक सहायता, व्यवसाय रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण आदि में सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद है बाजार तक पहुंच। सरकार द्वारा निजी संस्थाएं नए उद्यमों को बाजार में जोड़ने में सहायता करती हैं, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या सरकारी ई मार्केट। इसके बाद हम यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर दोनों ही नवाचार और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। एक जहां बाहर से उद्यमता की शुरुआत करता है, वहीं दूसरी संस्थागत ढांचे के भीतर नवाचार करता है। उद्यमता विकास के लिए केवल वित्तीय संसाधनों की ही नहीं बल्कि गैर वित्तीय संसाधनों की भी अत्यधिक आवश्यकता है।
सरकार, निजी क्षेत्र, सामाजिक संगठनों को मिलाकर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहिए जिसमें नए उद्यमों को समुचित मार्गदर्शन, पूंजी और संसाधन उपलब्ध हो सकें। यहाँ पर हमने क्या समझा? यहाँ पर हमने समझा कि इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इसमें कोई व्यक्ति होता है, वो अपनी खुद की पूंजी लगाता है, और जो इंटरप्रेन्योर होता है वो क्या होता है, किसी कंपनी में काम करता है, उस कंपनी के ही सारी रिसोर्सेज यूज करता है और कोई नई खोज करता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जोखिम उठाने की क्षमता, ये सब जो है इंटरप्रेन्योरशिप में कंपेयर करना, तो वो हमने कंपेयर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा।